देखिए मित्र, बाग, वृक्ष कैसे लगाएं, कौन से लगाएं, क्यों लगाएं, यहाँ मैंने लिखा है। एक साइंस है, चूँकि मैं नेचुरल फार्मिंग को कहता हूँ, ये दर्शन का विषय है, आध्यात्म का विषय है, जीवन का विषय है। वृक्ष हमको मानव जीवन में, मैं मनुष्य हूँ, हर जीव, आपको सबसे पहली ज़रूरत ऑक्सीजन की है। इंसान दिन में 21,000 बार श्वास लेता है। कितना? 21,000 बार श्वास लेता है। तो हमारी सबसे पहली ज़रूरत है ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? पेड़ों से। तो हमको वृक्ष लगाना है। खेती में सबसे पहला सूत्र, चूँकि मैंने कहा खेती मनुष्य अपने जीवन के लिए करता है। कृषि मूलस्य जीवनम, कृषि ही जीवन का आधार है और जीवन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऑक्सीजन। ठीक है ना? तो हमको अपने खेतों में वृक्ष लगाने के बारे में सबसे पहले सोचना है कि वृक्ष लगाना ही लगाना है। दूसरी ज़रूरत क्या है हमारी? मनुष्य की दूसरी ज़रूरत क्या है? अभी बोला था, पानी। ऑक्सीजन अगर 1 मिनट ना मिले तो राम नाम सत्य हो सकता है। इसलिए सबसे पहले इंसान को ऑक्सीजन के बारे में सोचना चाहिए कि ऑक्सीजन वृक्षों से मिलती है, तो पेड़ लगाना है। दूसरी ज़रूरत हमारी पानी है। गर्मी के सीज़न में तो हम 20 बार पानी पीते हैं और ठंड के सीज़न में भी 10 बार पानी पीते हैं। और एक शुद्ध पानी कहाँ से आता है? शुद्ध पानी आता है बारिश से, वर्षा से। और वर्षा के पानी को अगर संग्रहित नहीं किया और ज़मीन के नीचे से छेद करके पानी निकालते चले गए तो क्या होगा? फिर उस पानी में हैवी मेटल्स होते हैं, क्योंकि ज़मीन के नीचे सारे प्रकार के हैवी मेटल्स हैं। तो बारिश का पानी ज़्यादा से ज़्यादा बच जाए और वही सीपेज होके 30-40 फुट पर इकट्ठा हो जाए कि मैं कुएं से पानी निकाल सकूं, तो इसके लिए खेती में दूसरी ज़रूरत है कि मेड़ बनाइए, खेत की मेड़ बनाइए। फिर तीसरी ज़रूरत क्या है? भोजन। भोजन कैसा? शुद्ध, जिसमें कोई केमिकल के अंश ना हो। तो केमिकल के अंश ना हो भोजन में, इसलिए ज़मीन में कचरा डालिए, कार्बनिक पदार्थ डालिए, कार्बन बढ़ाइए। क्योंकि जो भोजन का स्वाद और भोजन की पौष्टिकता है वो कार्बन और ज़मीन के जीवाणुओं पर निर्भर है। 3 चीज़ों का एक क्रम है कि मनुष्य वृक्ष लगाएगा ताकि ऑक्सीजन मिले, और वृक्ष लगाएगा ताकि वर्षा भी ज़्यादा हो, और जहाँ हार्ड ज़मीन हो गई है तो वृक्षों की जड़ों के सहारे से पानी नीचे जाए। आप मेड़ बना के सोचे पानी लगा लेंगे, पिछले 50 साल से ट्रैक्टर जिस ज़मीन में चला रहे हो तो पानी नहीं जाएगा नीचे। लेकिन मेड़ों के किनारे अगर वृक्ष हैं तो वृक्षों की जड़ों ने जो ज़मीन को फाड़ के रखा है तो उनके सहारे से पानी नीचे जाएगा। और तीसरा मैंने बताया, जितना भी कचरा है वो हमें ज़मीन में डालना है, जलाना नहीं है, फेंकना नहीं है, बेचना नहीं है। 3 चीज़ों को मुझे ध्यान में रखना। अगर मुझे शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध पानी और शुद्ध भोजन चाहिए तो। अब प्रश्न आता है कि जो पेड़ लगाएं कैसे लगाएं।
जैसे ये विषय जो मैं आर्चर्ड वाले किसानों के लिए बता रहा हूँ। देश में बहुत सारे लोग बेर की, अनार की, किन्नू की, संतरे की, आम की, मौसम्मी की, पपीते की, केले की खेती करते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे बागवान 5 साल के बाद बगीचा लगाते हैं उत्साह के साथ। 3-4 साल के बाद फलतानी है। 3-4 साल तक तो उनका वेटिंग पीरियड निकल गया। फिर चौथे 5वें साल से फलतानी शुरू हुई। तो चूँकि पौधे अभी छोटे हैं तो उन्होंने हिसाब से लगाया कि नहीं आमदनी ठीक है, अभी तो पौधे छोटे हैं, अभी तो बढ़ेगी। तो चौथे साल कुछ आमदनी हुई, 5वें साल कुछ थोड़ी सी आमदनी बढ़ी, छठे साल कुछ और बढ़ी, और 7वें साल से जो अपेक्षा कर रहे थे कि अब इतनी बढ़नी चाहिए चूँकि पौधा इतना बड़ा हो गया, तो घटने लगती है। मैंने कई बार बोला कि जब हम एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की सारी बातें मानते हैं तो गड़बड़ियाँ वहीं से हैं। वो एक प्रायोजित एजेंडा है, किसान को कैसे धीरज से मारना है, कैसे से उसको दबा के रखना है, कैसे उसको फंसाना है जाल में। आपने देखा होगा कि एक बगीचा आपने भी देखा है, मैं तो देखता ही हूँ, और देश के और किसान जो सुन रहे हैं वो भी समझ लेना। आप सेव का बगीचा है, अनार का बगीचा है, किन्नू का बगीचा है, संतरे का बगीचा है, आम का बगीचा है, किसी भी बाग में चले जाइए कभी भी, और नीचे बैठ जाइए। ऊपर से तो हरा बाग खूबसूरत दिखता है, लेकिन नीचे बैठ जाइए, उनके तनों को देखे तो दिखता है पूरी ज़मीन नेकेड पड़ी हुई है। क्यों? उनको ये सिखाया गया है क्या कि देखो भाई, इस बगीचे में कोई घास फूस झाड़ी झंखाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि घास फूस झाड़ी झंखाड़ में ढेर सारे पैथोजन होंगे। फिर वो आपके आम की फसल को, अंगूर की फसल को, इस फसल को वो बीमारियां फैला देंगे। ये खुद एक खेत को साफ रखना अपने आप में एक बीमारी है। ये ऐसा इसलिए बोला गया ताकि इस किसान के खेत में नीचे घास फूस जब ये हमेशा साफ़ करता रहेगा, बीडी साइड से साफ़ करे या वो पावर टिलर चलाए या कुछ भी चलाए, घास जैसे ही उगे जैसे ही क्लीन कर दे खेत को, तो इसके खेत की कमज़ोर होगा। अगला ये ड्रिप लगवा देते हैं। आर्चर्ड में ड्रिप कभी नहीं लगानी। टमाटर में, बैंगन में, कपास में ड्रिप लगा लीजिए, चलेगा। किसी भी वृक्ष में ड्रिप नहीं लगानी। कहा तो ये जाता है कि पानी की बचत के लिए ड्रिप लगा रहे हैं, लेकिन ड्रिप के पीछे एक बहुत बड़ा रैकेट है कि आपको परेशान करने का। उदाहरण क्या, मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। एक पेड़ है, ये जो लोग बताते हैं ये सब एग्रीकल्चर साइंस के जिन्होंने बॉटनी पढ़ी है, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ी है। तो एक कोई भी वृक्ष है, उसका क्या एक एरियल पार्ट है जो ऊपर जाता है, एक रूट पार्ट है जो नीचे जाता है। आपने पढ़ा होगा कि ऊपर वाला हिस्सा सूर्य की रोशनी के लिए, सूर्य की रोशनी, क्योंकि इसको अपना धर्म पता है एरियल पार्ट को कि हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करना है, इसलिए फैलता है और ऊपर जाता है। और जो नीचे का हिस्सा है, इनकी जुगलबंदी है। जो नीचे का हिस्सा है जड़, वो पानी की तलाश में, पानी के लिए नीचे जाती है, दाएं बाएं फैलती है। अब आपने आम का पेड़ लगाया, किन्नू का पेड़ लगाया, और लोगों ने इनिशियली यहीं पर ड्रिप लगा दिया, जो टपक सिंचाई है। अब एक पेड़ की जड़ों को जब यहाँ पर पानी की कमी होती है तो जड़ें तेज़ी के साथ
पानी की तलाश में आगे बढ़ती हैं। यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पानी उनको मौके पर मिल गया। इसके बावजूद भी चलिए, चूँकि एक फिजियोलॉजी है, एक प्रकृति का नियम है, जड़ बढ़ेगी, लेकिन पानी की तलाश में बढ़ेगी तो उसका अलग एक्सपेंशन होगा, और एक नेचुरली बढ़ेगी तो उसका एक्सपेंशन कम हो जाएगा। तो देखना 5-6 साल के बाद ऊपर का जो पेड़ का झाड़ था वो ऐसे हो गया। तो आपने देखा होगा कि झाड़ अगर यहाँ तक है तो इस जड़ों को यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ तक, तब ये पौधा संभलता है, तब ये पौधे को नीचे से सपोर्ट मिलता है। एक तो टिके रहने का हवा में, आंधी में, दूसरा इन पत्तियों को पानी की, भोजन की डिमांड का। इतनी जगह से पानी और भोजन जा रहा है, अगर ड्रिप लगी है तो ये एरिया इतना रह जाता है सिकुड़ के। 10 साल का पौधा हुआ, तेज आंधी आई, धड़ाम से गिर गया। अगला 8 साल का पौधा है, हम इससे अपेक्षा कर रहे थे कि 1 कुंटल फल मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 कुंटल फल लगने के लिए नीचे से 1 कुंटल की एनर्जी भी जानी चाहिए, जो नहीं जा पा रही है। यही किसान आगे चल के क्या कहता है कि साहब मेरे फूल झड़ जाते हैं, साहब मेरे फल छोटे रह जाते हैं। इसलिए मैं किसानों को कहता हूँ कि किसी भी बाग में ड्रिप बिल्कुल मत लगाना। अगला, हम जब पेड़ लगा रहे हैं तो हमको एक होता है झाड़। झाड़ मतलब सेव का पौधा, अमरूद का पौधा, अनार का पौधा, ये क्या है? झाड़। और पेड़ क्या है? आम का पौधा, लीची का पौधा, कटहल का पौधा, ये है वृक्ष, जामुन का पौधा। जो विशाल वृक्ष बनते हैं वो वृक्ष हैं, और जो अनार के हैं, नींबू के हैं, किन्नू के हैं, सेव के हैं, ये क्या है? झाड़, झाड़ी नुमा। इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो देखना 2 प्रकार का गड्ढा खोदना है। अगर झाड़ वाला पौधा है तो गड्ढा खोदेगा 2 बाई 2 का, 2 फुट इंटू 2 फुट इंटू 2 फीट। कितना हुआ? 6 फुट हुआ टोटल। ये जो गड्ढा खोदा इससे मिट्टी कितनी निकली? 8 घन फुट। 8 4 2 बाई 2 4 और 2 फुट, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 घन फीट। 1 घन फुट में मिट्टी का वजन होता है 40 किलो। 8 चौका 32, 3 कुंटल 20 किलो। 3 कुंटल 20 किलो मिट्टी निकली। 3 कुंटल 20 किलो। भाई आप बात समझो ना, 1 घन फुट मिट्टी का वजन 40 किलो होता है। 8 घन फुट मिट्टी है, 8 चौका 32, 320 किलो कह लो, चाहे 3 कुंटल 20 किलो कह लो। अब इसमें करते क्या है कि इसकी 1/3 मिट्टी, लगभग 1 कुंटल मिट्टी, 1 कुंटल मिट्टी मैंने अलग कर दी। जो ये पेड़ लगाएंगे यहाँ पर, उसका थाला बनाएंगे ऐसे गोल गोल, राइट। अब जो 2 कुंटल मिट्टी है, ये समझ लीजिए इसका कम से कम 15%, कम से कम 15%। तो 2 कुंटल 20 किलो मिट्टी का 15%, 15 दूनी 30, करीब 35 किलो। यहाँ पर 35 किलो गोबर की खाद,
इस मिट्टी में 2 कुंटल में मिला के फिर इस गड्ढे की फिलिंग करनी है। क्योंकि इनिशियल स्टेज पर यहाँ पर हमने 35 किलो, और 35 किलो का सर समझ लीजिए गीली नहीं, ये जो गोबर अगर की खाद लाए अगर उसमें 30-35% नमी है तो ये 35 किलो नहीं 50 किलो लाइए आप। तो इस मिट्टी में 50 किलो गोबर की खाद मिलाइए। अभी बेसिकली क्या होता है, ऐसे डाल देते हैं, कितना किलो 2 किलो, तो किलो 2 किलो जब डालते हैं तो इस मिट्टी में मान लो, जैसे मैं ऑर्गेनिक कार्बन की बार बताता हूँ, इस मिट्टी में जहाँ आप पेड़ लगा रहे हो ऑर्गेनिक कार्बन 0.3% है, तो इसको पानी की डिमांड होगी। फिर आप ड्रिप लगाएंगे। जब मैंने आप 50 किलो गोबर की खाद दे दी, 50 किलो गोबर की खाद का मतलब उसमें 28 किलो कार्बन है इस 2x2 में। तो कार्बन का एक गुण बताया था कि वो वायुमंडल की नमी को एब्जॉर्ब करता रहता है। यहाँ से जड़ें पानी लेके पत्तियों के माध्यम से उड़ाएंगी, ऊपर यहाँ जो 20-25-30% नमी वो नीचे प्रेसिपिटेट होती रहेगी। तो ये जो लो ड्रिप का नौटंकी है ना, ड्रिप तो अगर आपने इस गड्ढे में 2x2 के गड्ढे में 50 किलो आपने गोबर की खाद डाल दी, तो ये मान लिए नेचुरल ड्रिप लग चुकी है। अभी मैं पंप चला के टप टप कर रहा था, अब मैंने कोई पंप नहीं लगाया। अब भगवान की कृपा से, इसी प्रकृति की व्यवस्था से एटमॉस्फेयर की नमी वहाँ प्रेसिपिटेट होती रहेगी, क्योंकि कार्बन का गुण है पानी को एब्जॉर्ब करना। क्या ज़रूरत है ड्रिप की? अगला, तो ऐसा करने से पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, उसको बार बार सिंचाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और पौधा जब लेटर स्टेज पर पहुंचेगा तो उसका फल फ्रूट भी अच्छा आएगा। ठीक है ना। अगली चीज़ मैंने कहा, ये लोग कहते हैं कि जैसे ये बाग लगा है ऐसे, नीचे देखोगे तो पूरी ज़मीन नंगी है। मैं कहता हूँ अगर ये पौधा हमारा 5-6 फुट का है और नीचे 1-1 फुट की यहाँ घास खड़ी है, ये घास क्या ले रही है? बल्कि 2 पौधों के बीच की जो सूर्य की रोशनी उससे भोजन बना करके ग्रीनरी पैदा कर रही है। यही पौधे चूँकि सीजनल है, खरपतवार सीजनल है, बरसात में उगेंगे, अक्टूबर में ख़त्म हो जाएंगे, नवंबर में नए प्रकार के रबी के खरपतवार उगेंगे, मार्च में वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये इन पौधों का तो कुछ बिगाड़ नहीं रहे, बल्कि इस ज़मीन को कार्बन लौटा रहे हैं। जंगल में यही क्रिया चल रही है, जंगलों में यही क्रिया चल रही है कि यहाँ जो घासें हैं वो भी अपना इसी में निछावर कर देती हैं, जो पतझड़ होता है वो भी यहीं पर पड़ा रहता है, ज़मीन डे बाय डे मजबूत होती रहती है, पौधे की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती रहती है, ज़मीन मजबूत होती चली जाती है। तो वृक्ष और ज़मीन के बीच का एक कोरिलेशन है, ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाता है, और कभी ना फूल झड़ता है, ना फल छोटा रहता है, ना फल सड़ता है, आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी ड्रिप लगा करके यहाँ साफ़ सफाई करके क्या है, किसान को कहा गया है, आर्चर्ड का किसान है, आओ बाज़ार आओ बाज़ार आओ बाज़ार। और क्या हो रहा है, सेब के बागवान हिमाचल के लोग 2 से 2.5 लाख रुपए का 1 एकड़ में पेस्टिसाइड डालते हैं। यही चले जाइए अंगूर के किसान 2.5-3 लाख रुपए का पेस्टिसाइड डालते हैं। या आम के किसान भी 70-80-90 हज़ार का पेस्टिसाइड डालते हैं। फिर क्या होता है, आम हमारा बंदरगाह से वापस हो जाता है जो एक्सपोर्ट हो रहा था। तो बाग लगाते समय ये ध्यान रखिएगा कि हमको गड्ढा अच्छा खोदना है। अब ये तो मैंने झाड़ की बात बताई, अगर ये हमारा वृक्ष होता तो क्या करते? आम का वृक्ष है, चूँकि झाड़ की कैनोपी कम होती है इसलिए इतना गड्ढा खोदना है।
अब अगर ये हमारा वृक्ष होता बड़ा वाला आम का, लीची का, कटहल का, जामुन का, तो क्या करते? तब एक गड्ढा खुदेगा 3 गुणा 3 गुणा 3, कितना? 3 3 3। अब कितना हो गया? 3 तिरका 9, 9 तियाँ 27, कितना? 27 घन फुट। 27 घन फुट में 40 का गुणा करो तो 8 कुंटल, करीब 11 कुंटल। 11 कुंटल मिट्टी निकली। 11 कुंटल मिट्टी में 1/3 करेंगे तो 3 कुंटल मिट्टी निकाल करके ये थाला बनाइए गोल गोल ऐसे। फिर अब यहाँ 8 कुंटल मिट्टी बच गई तो 8 में 8 का 15% करिए तो करीब 1.25 कुंटल। यहाँ मैंने डाला था 50 किलो गोबर की खाद, यहाँ मैं डालूँगा 1.5 कुंटल। 1.5 कुंटल गोबर की खाद मिलाइए। कितनी मिलाते लोग? 1 तसला। 1.5 कुंटल गोबर की खाद मिलाइए 8 कुंटल मिट्टी में और भर दीजिए। कोई ड्रिप की ज़रूरत नहीं है, इतना नमी बना रहेगा। किसी भी वृक्ष में अगर आप ये सिस्टम अपनाते हो तो इस बारिश में लगाया है तो अप्रैल मई जून में एक बार उसको पानी देना, 1 बार या 2 बार, फिर अगली बारिश आ जाएगी, फिर उसके बाद पानी देना ही मत। ये ध्यान रखना, किसी भी वृक्ष को अगर प्रॉपर ज़मीन मिल जाती है 2 साल तक आप एज पर रिक्वायरमेंट देखिए और उसको थोड़ा सा पानी अप्रैल मई जून में दीजिए ताकि सूखने ना पाए। और मेरा अगर ये पूरा कहा माना तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 3 साल के बाद बस घास फूस मत काटना और पानी लाइफ टाइम उसको कभी मत देना। जंगलों में कोई पानी देता है? क्योंकि यहाँ पर कार्बन, इस गड्ढे में कार्बन मैंने दिया था पहले, यहाँ 3% तक कार्बन हो चुका है जो मेरी विधि से आपने डाला। आगे चल करके जब घास फूस है, पतझड़ होता है, मैं ना घास फूस को मारता हूँ ना इनिशियल स्टेज पर उसको काटता हूँ। जब बहुत बड़ा हो जाता है जंगल नुमा तो ग्रास कटर से या पावर टिलर से काट के वहीं बिछा देता हूँ, वहीं सड़ता रहता है। ज़मीन मजबूत होती रहती है, ना पानी की ज़रूरत है, ना किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, ना उसमें कोई बीमारियां लगनी है। बशर्ते एक चीज़ और ध्यान रखना, देश के किसान समझ लें, आप कभी आंवले का, किन्नू का, मौसम्मी का, सेव का बगीचा तनहा मत लगाना। मैं बार बार खेती में बायोडाइवर्सिटी 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 बोलता हूँ। ये आपका खेत है एक, आप इसमें संतरे का बाग लगा रहे हों या आम का बाग लगा रहे हों या किन्नू का बाग लगा रहे हों, ये जो बंड है, ये जो मेड़ है, बाग आप अंदर लगाइए, थोड़ा सा मेड़ के किनारे का ऐसा छोड़ दीजिए 10-12 फुट, और इस मेड़ पर जितने ज़्यादा प्रकार के पेड़ लगा सकते हो, कटहल के भी हैं, जामुन के भी हैं, नीम के भी हैं, अर्जुन के भी हैं, महुए के भी हैं, शीशम के भी हैं, सागौन के भी हैं, करौंदे के भी हैं, बांस के झाड़ भी हैं, बना दो जंगल। अगर इसमें 5 एकड़ का खेत है, इस 5 एकड़ की खेत के मेड़ के किनारे किनारे जंगल नुमा आपने माहौल बना दिया है, तो इतने प्रकार की चिड़ियाँ, इतने प्रकार का बायोडाइवर्सिटी मेंटेन होगा कि आपके मुख्य जो फसल है सेव की या अनार की या किन्नू की, उसमें जितना बीमारी फैलाने वाला, जितना भी कीड़ा लगने वाला खेल है ना, वो सब बायोडाइवर्सिटी मेंटेन कर लेंगे। आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि फल खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? फल। फल क्यों खाया जाता है? कहते फल मिलेगा, फल का मतलब एक वरदान मिलेगा, मतलब हेल्थ का, स्वास्थ्य का वरदान मिलेगा। लेकिन आज अगर सेव खाएंगे 2.5 लाख रुपए पेस्टिसाइड पड़ा हुआ, तो फल खा रहे हैं कि जहर खा रहे हैं?
आप आम खा रहे हैं कि जहर खा रहे हैं? अंगूर खा रहे हैं कि जहर खा रहे हैं? तो फलों की खेती की है ताकि फल मिले। किसको? किसान को भी फल मिले, यानी वो भी 3 लाख 4 लाख कमाए, और जो खा रहा है उसको भी हेल्थ का फल मिले। और अभी क्या हो रहा है? किसान भी घाटे में, खाने वाला मौत की कगार पर। तो वृक्ष लगाना बहुत ज़रूरी है। वृक्षों के काय है क्या? मैंने बोला वृक्ष को कहते हैं, मैंने माता पार्वती बोला। वृक्ष पानी लाएगा, बारिश ज़्यादा कराएगा, वृक्ष ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करेगा, वृक्ष जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपट लेगा, वृक्ष बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करेगा, वृक्ष आपकी ज़मीन में कार्बन बढ़ाएगा, वृक्ष वर्षा के पानी को नीचे ले जाएगा, वृक्ष आपको खेत जाने में आनंदित करेगा। जैसे किसी के खेत में 5 एकड़ का खेत है, कोई वृक्ष नहीं है, उस किसान से मैं कहता हूँ अप्रैल मई जून के महीने में खेत जाओगे, बोले क्या करेंगे वहाँ, कहाँ बैठेंगे, छाया तो है ही नहीं। तो छाया है नहीं या छाया काट दी? छाया काट दी। अब देखें, अब आज की तारीख में देश के 90% किसान जो आर्चर्ड नहीं लगाते, उनसे जब मैं कहता हूँ खेत की मेड़ों पर पेड़ लगाइए, तो किसान तुरंत हमको बोलता है कि बाबूजी एक चीज़ बताओ, पेड़ तो छाया मारता है, पेड़ तो सुनना, इस खेत की मेड़ पर अगर 5 एकड़ का खेत है, किसी ने इसमें जो है ना 40 पेड़ लगा रखे, तो मैं ये मान लेता हूँ कि 1 एकड़ 4000 स्क्वायर मीटर में छाया मारता है। खेत कितना बचा? अभी खेत 16000 स्क्वायर मीटर बच गया। 16, अभी 20,000 स्क्वायर मीटर में आप गेहूं पैदा करते थे। अगर हम 12 कुंटल का एवरेज माने तो 12 पंचे 60 कुंटल। अगर आपने पेड़ लगा लिए, पेड़ बड़े बड़े हो गए 10 साल के, तो अभी आप जो 60 कुंटल गेहूं पैदा करते थे 5 एकड़ रकबे में, अब आप 4 एकड़ रकबे में आप 80 कुंटल गेहूं पैदा करोगे। तो नज़र का खेल है ना, देखने की कोशिश करो। अभी हमको दिखता है कि मेरा पूरा खेत अच्छा है, पूरे खेत में गेहूं खड़ा है, लेकिन प्रोडक्शन तो कम है। प्रोडक्शन क्यों कम है? कि बिना वृक्ष के जो आंधियों का असर, धूप का असर, मॉइस्चर का असर, पेड़ नहीं है तो मॉइस्चर कम है, हवाओं का कहर, और तुम पूछ रहे थे ना ओलों का कहर, अब मिल गया उत्तर तुमको, है? मिल गया ना। मैं बार बार बोलता हूँ, सनातन की व्यवस्था को आत्मसात करेंगे तो भगवान की, मतलब जिसको हम लोग दैवी आपदा कहते हैं, हालांकि देवता तो कोई आपदा लाते नहीं है, ये तो आदमी का क्रियाक्रम है। आज जो आपदाएं आती हैं, जैसे बाढ़ आती है, बाढ़ कोई बारिश से बाढ़ आई है क्या? बाढ़ आई है आदमी की बेवकूफ़ी से। जैसे बाढ़ में तुम देख रहे होगे ना कि भोपाल में बाढ़ आ गई, अंडरपास भर गया, स्कूटर वाला फंस गया, बस फंस गई। ये तो हमारे सिस्टम की कमी है ना। साले को इतने बड़े बड़े महानगर, 2 लाख की ज़मीन को तुमने 3 करोड़ बना लिए, बस्ती पर बस्ती पर बस्ती पर बस्ती बसाते चले जा रहे हो, ना कहीं लोप, ना कहीं स्लोप, ना कहीं जल निकासी। क्यों? तो बाढ़ तो आएगी जब जल निकासी नहीं है। फिर क्या कहते हैं? दैवी आपदा। जैसे इस समय हिमाचल में, कश्मीर में, उत्तराखंड में भूस्खलन हो रहा है, पहाड़ गिर रहे हैं, तो कह रहे हैं दैवी आपदा। मतलब देवताओं की हमसे कोई दुश्मनी है क्या? ये दैवी आपदा नहीं है, तुम्हारा कुकर्म है। पहाड़ों में भी होटल, पहाड़ों में भी दारू, पहाड़ों में भी अय्यासी, जिसको देवभूमि कहते हैं, वहाँ तुमने अय्यासी के अड्डे बना दिए, और उसका अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो बोले दैवी आपदा। यानी इंसान कोई भी गुनाह कबूल नहीं करना चाहता। गुनाह मैंने किया, लेकिन उसका जो ठीकरा है ना, वो देवताओं के मत्थे पे फोड़ दो साले को।
क्यों? सर इसमें जो है अपन बाग लगा रहे हैं, इसमें सर पौधों से पौधों की जो दूरी है उसका भी कोई कॉन्सेप्ट बना? मित्र देखिए, आप फिर नहीं समझे। मैंने यहाँ झाड़ लिखा, वृक्ष लिखा, और वृक्षों में भी वैरायटियाँ हैं। मैं कैसे कह दूँ कि ये झाड़, ये बाग 16 बाई 16 मीटर पर लगाना चाहिए? झूठ है ना वो। कल मैंने एक झूठ बोला था ना, क्या कि किसी वैज्ञानिक से पूछो टोल फ्री नंबर पर, बिहार का किसान पूछे, उड़ीसा का पूछे, मद्रास का पूछे कि साहब गेहूं बोना है कितना NPK दें, तो एक ही उत्तर मिलेगा 120, 60, 40। तो मैं वो वाला उत्तर नहीं देता हूँ। आप पर्टिकुलर जब बाग लगाने जाना और हमसे वैरायटी पूछना कि साहब मैं सेव का ये वैरायटी लगाने जा रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि कोई पेड़, फिर वही बात, अमरूद की एक वैरायटी है। ताइवान, हम ताइवान नहीं देखे अभी। कुछ चीज़ें आप खुद देखिए, जैसे केसर है, हमने केसर के आम के बारे में सुना है, हमने देखा नहीं है कि उसकी डेंस फार्मिंग होती, 10-10 फुट पर लगाते हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा। तो आप कोई केसर के बारे में पूछे कै फुट पर लगाना चाहिए, तो मैं कैसे बता दूँ? हाँ, थोड़ा सा वक्त दीजिए। क्यों? देखिए, अंधेले में लठ मारना अच्छा नहीं होता। वैसे तो मैं आपका, जैसे इन्होंने कहा अमरूद कौन सा ताइवान है, 12-12 फुट पर लगा दो। अरे यार, देखा हमने है नहीं, हमने अभी तो बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने कहा साहब को तो बहुत नॉलेज है, लेकिन कल आप पछताएं। मैं किसान को एक भी ऐसी सलाह नहीं देता जिसमें हवा में तीर मार दूं या अंधेले में लठ मार दूं। जब तक जिस चीज़ को मैं कन्फर्म नहीं हूँ, मैं वो नहीं बोलता हूँ। सर तो उसकी जो कैनोपी की जो साइज़ होती है पेड़ की कैनोपी की साइज़ के रेशो से, मतलब हम जैसे ये तो आर्चेड का फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपन जनरली पेड़ पे अपन पौधे लगा रहे हैं, अपन आर्चेड की बात अभी नहीं कर रहे। लेकिन यदि कहीं ऐसी जगह, तो क्या हम कैनोपी की साइज़ से मोटा आकलन? और क्या, उसी से तो आकलन ही होना है। आप सुनिए, अगर आपको किसी ने बता दिया इसकी कैनोपी 8 फुट इधर 8 फुट इधर ऐसे चलती, तो 16 फुट हो गई ना। अब अगला क्या है कि अगला इसकी भी 8 फुट आएगी, तो हमको ये बाग कितना लगाना चाहिए? 16, लेकिन 16 नहीं 20, क्योंकि दो पौधों की टहनियों को कभी टच नहीं होने देना। एक चीज़ समझना कि जब किसी आर्चर्ड में पौधों की आपस की ऊपरी कैनोपी टच हो जाती है, तो फिर इसमें अनेक प्रॉब्लम आती हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी किसी भी पेड़ में, एक पेड़ है, जैसे आपने देखा होगा, आप गमले में, मान लो एक गमला है थोड़ी देर के लिए, और यहाँ आपने एक टमाटर का पौधा लगाया एक गमले में, 10 मतलब 1 फुट का गमला है, और टमाटर का पौधा खूब जड़ीला हो गया, ऐसे 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 पूरा ऐसे फैल गया, मतलब गमले की मिट्टी को भी ढके है ये, मतलब गमले की मिट्टी से पूरा हरियाली ऊपर तक चल रही, 1.5 फुट तक। गमले की मिट्टी आंखों से दिख नहीं रही। ये पौधे के फल सड़ेंगे, पौधे का पौधा ही सड़ेगा, पत्तियां ही सड़ेंगी, क्योंकि जब पानी लगाओगे तो 3 जलवायु बनेगी यहाँ पर। देखना आप, एक यहाँ की जलवायु है अप्रैल के महीने की, जब टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस मिट्टी में पानी लगा है तो यहाँ की जलवायु अलग है, यहाँ की 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। और एक बीच की जलवायु है यहाँ पर, यहाँ की जलवायु अलग है। ह्यूमिडिटी है, बहुत नमी है, पानी दिया है, पानी इवेपरेट हो रहा है, लेकिन पत्तियों से पास ऑन नहीं हो रहा, सब मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। जहाँ मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ऊपर टेम्परेचर होगा, यहाँ फिर ऐसे फंगस डेवलप हो जाएंगे कि फिर आपके बस के नहीं है। तो यहाँ क्या करना है कि इस जो ये पेड़ है इसका टमाटर का, उसको ऊपर बढ़ने दो, नीच की टहनियाँ काट दो, बीच में एक गैप रखो, इतना इतना, ताकि यहाँ की हवा पास होती रहे। 2 जलवायु, जैसे आप अगर इतना कमर तक किसी ठंडी नदी में, पानी ठंडा है, कमर तक आप डूब जाओ, और जून का महीना है,
तो एक ऊपर की जो 48 डिग्री की टेम्परेचर है और एक पाँव के नीचे जो 30 डिग्री टेम्परेचर है, तो आपको अभी कोई बीमारी नहीं होने वाली। लेकिन फिर कमर के ऊपर से यहाँ छाती तक आप एक तीसरा टेम्परेचर क्रिएट कर दें, अब आप नहीं बचेंगे। 2 क्लाइमेट को कोई भी जीव, कोई भी प्लांट बर्दाश्त करता है। तीसरी क्लाइमेट जब पैदा होती है तो फिर अनेक समस्याएं आती हैं, और यही सब खेत बागों में भी यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कई बार लौकी तरोई सब्जियों का भी खेत होता है, वही प्रॉब्लम, पूरी कैनोपी, पूरी ज़मीन ढक जाती है। जो बताया उसने बोला किस चीज़ का? कहाँ गोला ये? अरे पेड़ लगाते हो, पेड़ के पास ऐसे मेड़ नहीं बनाते हो चारों तरफ, अच्छा, वो का ढेर जो, हाँ, वो थाला थाला। ठीक है ना। नमस्कार।